नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले दिल्ली से खबर आ रही है। कथित दवा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश। गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। एलजी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने का आरोप। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कथित दवा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवाई देने का आरोप। गृह मंत्रालय ने जारी किए सीबीआई के आदेश। गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। एलजी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने का आरोप। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने के आरोप में एलजी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि एलजी की सिफारिश पर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में हुए घपले घोटाले को लेकर, साथ ही साथ घटिया दवाई के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। इसकी सिफारिश एलजी ने की थी। कई जगहों से शिकायतें मिलने के बाद ये सिफारिश की गई थी। इसके अलावा गृह मंत्रालय के सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब जांच के बाद इस पूरे मामले में जानकारी पता चलेगी। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि घटिया दवाएं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में दी जा रही हैं, उसको लेकर एलजी ने यह सिफारिश की थी कि सीबीआई जांच के आदेश कराए जाए। तो गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवाइयों को लेकर और साथ ही साथ कई शिकायतों को लेकर एलजी ने मोहल्ला क्लिनिकों में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसको गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको, मोहल्ला क्लिनिकों में कामकाज की अनियमितता के साथ ही साथ जिस तरह से घटिया दवाइयों के प्रयोग को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, इसके अलावा भी कई जगहों से शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद इस कार्रवाई के लिए एलजी ने सिफारिश की थी, सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, ताकि जांच के आधार पर यह पता चल सके कि क्या कुछ किस तरह से वहां पर कामकाज किया जा रहा है। अस्पतालों में लोगों को जो दवाइयां दी जा रही हैं वो ठीक प्रकार से उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, इसको लेकर सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसको गृह मंत्रालय ने मंजूर किया है और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने के आरोप के चलते एलजी ने यह सिफारिश की थी, जिसके बाद अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। देखना यह होगा कि तमाम शिकायतों को लेकर, साथ ही साथ लोगों का जिस तरह से कहना था कि नकली दवाइयां लोगों को दी जा रही हैं, साथ ही साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में सीबीआई जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गृह मंत्रालय ने ये आदेश दे दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवाओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी एलजी ने, और अब इसे गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली में मेडिसिन को लेकर एक नया मामला सामने आया था, जिसमें बड़ा एक घोटाले का आरोप भी लगाया गया था। और इसी मामले को लेकर के जब दवाई की जो लैब टेस्टिंग की गई, तो उसमें जो मानकों के अनुरूप जो ये तमाम जो दवाइयां हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं मिली थी। उसी समय इस चीज को लेकर के जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उस सिफारिश को मंजूरी दे दी है और आगे जो सीबीआई की जांच को आगे बढ़ा दी है। और अब कहा जा सकता है कि इस मामले में भी जो मोहल्ला क्लिनिक और तमाम जगह पर जो घटिया दवाई का जो मामला सामने निकल करके आया है, एक और कहा जा सकता है कि दवाई घोटाला जो सामने आया है, उसमें अब एक बार अब सीबीआई जांच उसमें आगे की जाएगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, कब से इस जांच की शुरुआत होगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, अभी इसको लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरा जो कानूनी प्रक्रिया होता है, अभी गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए, उसके बाद सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद सीबीआई जो है वो आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही सारी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा
कि जो ये कार्रवाई है वो कब से शुरू हो जाएगी। जी, इसके अलावा जी जिस तरह से शिकायतों को लेकर आप बात कर रहे हैं, कई जगह से मेडिसिन से लेकर और घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही थी, क्या कुछ खास तौर पर शिकायतें आ रही थी घटिया दवाओं के अलावा? किस तरह से वहां पर कामकाज किया जा रहा था? देखिए, इससे पहले जब मामला आया था सामने, जब अस्पतालों में दवाई को लेकर के मामला आया था, जिसकी जब उसकी लैब टेस्टिंग की गई थी, तो उसमें जो दवाई है वो मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थी। और इसके अलावा अगर मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करूं तो कुछ दवाइयां ऐसी भी आई थी जिसमें अभी बीते दिनों भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि एक कफ सिरप से जो पेशेंट है उसकी हालत खराब हो गई। तो उस समय से भाजपा इस मुद्दे को बड़े तेजी से उठा रही थी और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने इस मामले में जो अपनी दखलंदाजी करी और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश करी थी और ये जो फाइल है वो आगे गृह मंत्रालय को दी थी और जब गृह मंत्रालय ने इस फाइल को देखी तो इसके सीबीआई जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल, तो सीबीआई जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में फिलहाल जिस तरह से काम चल रहा है, क्या वो ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है या जांच के बाद किसी तरह की खलबली आप देख पा रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा अभी ऐसा कोई जो चाहे कहे अव्यवस्था फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तमाम चाहे वो अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, हर जगह पर जो व्यवस्थित तरीके से जो सारी चीजें चल रही है, मरीजों का आना, डॉक्टरों का आना, मरीजों को दवाई देना, उनकी जांच करना, वो तमाम जो व्यवस्था पहले से जो चली आ रही थी उसके अनुरूप ही चल रही है। वहां पर अभी ऐसा कुछ, चाहे वो खलबली की बात करें या फिर कोई ऐसी जांच में अड़चन आना, ऐसा कुछ फिलहाल उसमें सामने नहीं आया है फिलहाल। ठीक है, सीबीआई जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? देखिए, अभी इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भाजपा ही कहा जा सकता है कि तंज कस रही है, लगातार जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है उस पर लगातार आरोप लगा रही है कि एक के बाद एक घोटाला, जहां पहले जिस तरीके से शराब घोटाला, उसके बाद और अब ये दवाई घोटाला, तो लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, भाजपा ही कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है और जमकर निशाना साध। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो दिल्ली में दवा घोटाले के साथ ही साथ दवाओं कि घटिया इलाज के साथ ही साथ मेडिसिन पर जिस तरह से बात निकलकर सामने आई थी, उसमें अब सीबीआई जांच के आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा दे दिए गए हैं। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत। आप सांसद संजय सिंह फिर जाएंगे राज्यसभा। 27 जनवरी को संजय सिंह का खत्म हो रहा है कार्यकाल। जेल से नामांकन भरने की कोर्ट ने दी मंजूरी। जेल से नामांकन भरने की कोर्ट ने दी मंजूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर सुनाया फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर सुनाया फैसला। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत। नामांकन भरने को कोर्ट से मिली मंजूरी। आप सांसद संजय सिंह फिर जाएंगे राज्यसभा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर सुनाया फैसला। 27 जनवरी को संजय सिंह का खत्म हो रहा है कार्यकाल। जेल से नामांकन भरने की कोर्ट ने दी मंजूरी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से संजय सिंह के लिए यहां पर राहत है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल से नामांकन भरने पर मंजूरी दी है और 27 जनवरी के बाद वो नामांकन कर सकेंगे। सिंह को एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 27 जनवरी को उनका जो राज्यसभा सांसद का जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनको फिर से नॉमिनेट किया था और उसी को लेकर के उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन में जो सिग्नेचर के जो कार्रवाई जो होता है, जो दस्तावेजी का कार्रवाई होती है, उसको लेकर के उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा जा सकता है कि आप सांसद संजय सिंह को एक बड़ी राहत दी और उनको साइन करने की मंजूरी दी है और कहा जा सकता है कि वो दोबारा से जो राज्यसभा सांसद है उसके लिए अपना नॉमिनेशन भरेंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या दोबारा से राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह है वो चुने जाते हैं या नहीं। लेकिन इस समय ये जरूर कहा जा सकता है कि सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है कि वो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें वो अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से नामांकन भरने की छूट दी गई है, इसके साथ ही साथ लगातार केस को लेकर कार्रवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है? नामांकन के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी किस तरह से इस पर बयान दे रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी से जो सांसद संजय सिंह है वो कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है और उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी तमाम जो चाहे वो सांसद संजय सिंह हो या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर पूर्व में मंत्री सत्येंद्र जैन हो, तमाम लोगों के पक्ष में खड़ी दिखाई दी और हर बार लगातार जो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो
यह तमाम पार्टी पूरी की पूरी पार्टी ही सांसद और सभी के साथ खड़ी दिखाई दी और हर बार बीजेपी को लेकर के निशाना साधने की ये बीजेपी की साजिश है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बार बार आम आदमी पार्टी जो है वो उस पर उनके साथ खड़ी है और इन आरोपों को एक सिरे से नकारते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 27 जनवरी को जिस तरह से संजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया किस दिन की जाएगी? देखिए उसकी प्रक्रिया उसके बाद, क्योंकि अभी पहले जो सिग्नेचर की प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाएगी, उसके बाद जो फाइल है वो आगे नॉमिनेशन के लिए जाएगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो तारीख क्या होगी वो डिसाइड वो आगे प्रक्रिया के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, 27 जनवरी को राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दी है कि संजय सिंह जेल से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से संजय सिंह को नॉमिनेट किया है राज्यसभा सांसद के लिए। और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल के सोलन, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। चिंता नहीं की, ये न्याय की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मंडल कमीशन श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर आ गया था, राजीव गांधी के टाइम पर रहा, दिल्ली के अलमारियों में दूर भागता रहा, आप उस पर बैठे रहे, आपने कभी उस पर चर्चा नहीं की, आपने कभी बात नहीं की। और राजीव गांधी ने तो संसद में स्टेटमेंट दिया, न जात पे न पात पे, न जाति चलेगी न कोई पात चलेगा, ये आपने स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट के अंदर दिया। और आज आपके बेटे ओबीसी ओबीसी का नारा लगाते हैं, और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया तो किसी और ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये हमको याद है। न्याय की बात करते हो, सबसे ज्यादा ओबीसी के एमपी हमारे, सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी के हमारे, सबसे ज्यादा गवर्नर ओबीसी हमारे, सब तरीके से ओबीसी की चिंता करने वाले हम। हमारी पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके विचार, उनकी सोच, उसके कारण वो सब कुछ हुआ है। और ये सारी बातों को लेकर के आज आप ओबीसी के लिए चर्चा कर रहे हो। आपको ओबीसी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप बोलो, राहुल गांधी ने नारे लगाया था कि नहीं लगाया था, सब मोदी चोर है, कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? और फिर कहा कि मैं माफी नहीं मांगू। मोदी जी ओबीसी नहीं है क्या? और मोदी जाति ओबीसी नहीं है क्या? आपको माफी मांगने में शर्म आई क्या? आप न्याय की बात कर रहे हो, आप जोड़ने की बात कर रहे हो। आप तोड़ने में और अन्याय करने में इस देश के साथ एक बार नहीं अनेकों बार आपने अन्याय किया है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये जो काठ की हाड़ी है ना, तो ये चढ़ा के गए थे हिमाचल में, तो मैं कहूंगा जरा सा संभल के रहना इनसे। रहोगे कि नहीं रहोगे? ये फिर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे और फिर अपना रास्ता नापेंगे। ये आपको ध्यान में। मित्रों, विकसित भारत की दृष्टि से गांव-गांव में 2.5 लाख पंचायतों में हम पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, कोई भी पात्र उज्ज्वला योजना का छूट न जाए, कोई भी पात्र स्वच्छता अभियान का न छूट जाए, कोई भी अपना स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य की जांच कराने से छूट न जाए, कोई भी स्वनिधि से न छूट जाए, कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व योजना से न छूट जाए, कोई भी भारत की स्कीमों की योजनाओं से न छूट जाए। मैं आपसे अपील करूंगा, जहां जहां विकसित भारत की यात्रा आए, पूरी ताकत के साथ आप उसमें जुड़िए और उसको सफल बनाइए। और जो गरीब भाई हमारे इससे वंचित रह गए हैं, उनको उसका लाभ पहुंचाने के लिए आप आगे बढ़िए, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहाँ आपसे एक ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, 2024 में बताओ, चौका लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जोर से बोलो भैया, लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से लगेगा कि नहीं लगेगा? एडवांस बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, घर घर जाके बता दो, अगर चाहते हो कि भारत आगे बढ़े तो मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, आगे बढ़ना। अगर चाहते हो कि भारत विकसित भारत बने तो यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को लंबे समय तक आगे बढ़ाएं। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम
उनको पूरी ताकत दे, पूरा आशीर्वाद दे, पूरी सफलता दे। और इसके साथ साथ मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने राजीव बिंदल जी को और उनकी टीम को और उनके सहयोगियों को, अपने संगठन मंत्री संचालन जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम किया। और आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ लगे रहे, नारे लगाने लगे रहे, मैं आपसे कहूँगा कि मैं कहता हूँ आप आगे बढ़ो और अपना भविष्य आगे बढ़ाओ। इसके लिए आप काम कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, और देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और देश आगे बढ़ने का रास्ता है कि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। इसको हमको समझ करके चलना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय जी, आपका प्रेरणा है। तो आप सुन पा रहे थे हिमाचल के सोलन से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो कि वहां पर पहुंचे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। और लोकसभा तैयारियों से पहले लोकसभा चुनाव के मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। जगह जगह चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा और बैठक की जा रही है। जेपी नड्डा भी लोगों के बीच पहुंचे थे और ओबीसी को लेकर इस समय लगातार जिस तरह से जातीय जनगणना की मांग चल रही है, उस पर करारा जवाब देते हुए नजर आए विपक्ष को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली पहुंचने वाली 22 ट्रेनें इस समय लेट चल रही हैं, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस, कटरा एक्सप्रेस, दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल आदि प्रमुख हैं। साथ ही कोहरे की वजह से सड़क पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो वहीं ट्रेनें लेट होने की वजह से ट्रेन यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस लेट, जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लेट। तो ये सभी ट्रेनें हैं जो इस समय लेट चल रही हैं। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, अंबेडकर नगर कटरा एक्सप्रेस, वीएसजी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, चेन्नई नई दिल्ली जीटी एक्सप्रेस, चेन्नई नई दिल्ली एक्सप्रेस। ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो इस समय लेट चल रही हैं। कोहरे और ठंड की वजह से इनकी रफ्तार धीमी है। भोपाल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस, फिरोजपुर मुंबई मेल एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस, कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, सिवनी फिरोजपुर, अजमेर कटरा मेल, अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस, मानिकपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, सिद्धार्थनगर में एसएसबी, कस्टम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूरिया तस्करों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान प्रशासन को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मटियारिया गांव में छापेमारी के दौरान अलग अलग 3 जगहों पर 2 बाइक के साथ 93 बोरी अवैध तरीके से डंप किया हुआ यूरिया मिला है। फिलहाल टीम ने सभी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अमरोहा के डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर में ओम सन्स फूड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। बता दें कि फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी, जिसमें 50 मजदूर काम कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी आग में झुलसकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही लाखों का माल जलकर राख हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं।
अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां खीरी जिले के व्यापारियों ने 3 ट्रक खाद्य सामग्री अयोध्या भेजी है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह कौशल किशोर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और खंड शादी संगठन के व्यापारियों ने ड्राइवर को फूल माला पहनाकर अयोध्या के लिए रवाना किया है। साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से भेजी गई खाद्य सामग्रियों को सीता रसोई चलाई जाएगी, जहां आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन, चाय, पानी का वितरण किया जाएगा। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में शहर के बड़े बड़े व्यापारी भी मौजूद रहे। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल विनोद उपाध्याय अयोध्या जिले का रहने वाला था। बता दें कि एसटीएफ माफिया विनोद उपाध्याय की पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी। तभी देहात कोतवाली क्षेत्र में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने से मना कर दिया और पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। तभी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी के परिसरों में अवैध विदेशी निर्मित हथियार बरामद किए हैं, जहां 100 से अधिक शराब की बोतलों और 5 करोड़ रुपए नकद के साथ भारत और विदेश के कई संपत्तियों सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। तो पूर्व विधायक यहां पर ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ कैश के साथ भारी मात्रा में विदेशी राइफल्स के साथ विदेशी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी की छापेमारी में तमाम चीजें निकलकर सामने आई। पूर्व विधायक के घर ये छापेमारी ईडी के द्वारा की गई थी। लगातार जिस तरह से अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, ऐसे में जानकारी मिलने के बाद ईडी छानबीन कर रही थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। 5 करोड़ कैश, सोने के बिस्किट्स, इसके अलावा विदेशी हथियार, विदेशी संपत्तियों के कागजात, ये तमाम चीजें पूर्व विधायक के घर से बरामद की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि 100 से ज्यादा शराब की बोतलें भी ईडी ने जब्त की हैं। तो हरियाणा के पूर्व विधायक के घर ईडी का छापा, कई परिसरों में छापा डालने के बाद में ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। भारत और विदेश में कई संपत्तियों का खुलासा भी सामने आया है। पूर्व विधायक यहां पर ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ कैश के साथ सोने के बिस्किट्स, विदेशी हथियार, 100 शराब की बोतलें, विदेशी कागजात, अवैध विदेशी हथियार, ये सभी कुछ बरामद किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।